हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 साइंस में चैप्टर 1 फिजिक्स का पहला जो लेसन है उसका आज शॉर्ट में पूरा लेसन को आज मैं सिखाने चल रहा हूं। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में जरूर आएगा। अगर आपको समझ में आए और आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट में, ठीक है, पूरा एक ही वीडियो के अंदर वन शॉट में पूरा रिवीजन करके देखते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पहले समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज is a basic property of matter like mass. Electric charge is a basic property of matter like mass. और ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच टू electron repel to each other. इसको डिनोट किससे करते हैं? It is denoted by capital Q और small q. यूनिट क्या है? इस यूनिट इज कोलम या कैपिटल सी से लिखा है, कैपिटल सी से डिनोट कर। इट हैज टू कैटेगरी, इट हैज टू कैटेगरी। दो कैटेगरी रखता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज की दो कैटेगरी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। यानी सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज अगर है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, और प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो क्या करेगा? अनलाइक चार्ज ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
चार्ज टू टाइप का होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। यह बताया किसने था? याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था ऐसा कि चार्ज टू टाइप का होता है और वो लाइक हो तो रिपेल करेंगे, अनलाइक हो तो अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस by which, ठीक है, one can identify charge, चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की सिंपल से अगर हम बात करें, फिगर दिया हुआ रूप में इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह बना सकते हैं। एक कांच की बोतल लेना है, उसके अंदर यहाँ पर कॉर्क या रबर का उसका हुक यूज करना है, यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट या रॉड लेना है, यहाँ पर दोनों एंड पर नीचे जो है ब्लेड, कॉपर की ब्लेड जिसे हम शेविंग करते हैं, पतली सी ब्लेड, दो ब्लेड यहाँ लगा देना है और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देना है, वैक्यूम क्रिएट कर देना, हवा नहीं होनी चाहिए। बस आपका बन गया इलेक्ट्रोस्कोप। अब करना क्या है? अगर आप क्या करोगे, कोई चार्ज बॉडी इसके ऊपर लाते हो, अब चार्जिंग कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? चार्जिंग कैसे करते हैं? चार्जिंग कैसे करते हैं? एक अगर आपने प्लास्टिक की रॉड लिया, उसको हेयर के ऊपर, जैसे हम कंघी करते हैं बाद में, तो कंघी बाल से घिसती है, तो अगर हम हेयर पर रगड़ते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेयर बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे चले आए। किसके ऊपर चले आए? प्लास्टिक पर। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ निगेटिव चार्ज लेकर के जाते हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस तरह। और सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है, ग्लास ले लो, कांच की छड़ ले लो, उसको सिल्क के ऊपर, किसके ऊपर? सिल्क पर आप घिसते हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, इसका उल्टा होता है, यहाँ नेगेटिव बनता है और यहाँ पॉजिटिव बनता है, क्योंकि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल पर चलता है, सिल्क की ओर चले जाते हैं। तो ये सिल्क और ग्लास, प्लास्टिक और हेयर, ये दो एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ये प्लास्टिक है और ये ग्लास है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहां से अगर इन दोनों रॉड को यहां लाके रखा जाए, इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, यहाँ एक कैप लगी होती है पीतल की, ब्रास की कैप लगा देना है प्लेट के ऊपर। जैसे टॉर्च की सेल के अंदर आपने कैप देखा हो जिसको पॉजिटिव आप बोलते हो, इस तरह अगर हम पीतल की कैप लगाएंगे, इस पर रखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस तरह नीचे आएगा, यहाँ दो साइड से पॉजिटिव चार्ज दोनों आर्म के ऊपर जाएगा, दोनों साइड पर जाएगा। और आपको मालूम है प्लस प्लस के बीच में अगर होगा तो दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी? अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर ये बॉडी चार्ज है, यहाँ प्लेट दोनों दूर दूर हो जाएगी। तो कांच की बोतल थी तो बाहर से ट्रांसपेरेंट है, हमको आँख दिखाई देगा वो। अगर ऐसा होता है, रिपल्सन दिख रहा है, दोनों प्लेट दूर दूर हो रही है, मतलब बॉडी चार्ज है। और अगर दूर दूर नहीं हो रही तो बॉडी आपकी डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रोस्कोप से हम जो बता सकते हैं कि बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है, पॉजिटिव टाइप की चार्ज है, नेगेटिव टाइप का चार्ज है, यह नहीं बता सकते। इसके लिए आगे हम सीखेंगे, कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। अभी इतना आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसके पहले आपका टेस्टिंग दिया हुआ है कंडक्टर और इंसुलेटर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है? The material which allow to pass electric current in it are known as conductor। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होने की परमिशन देते हैं, इजी वे में करंट पास होने देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर। उसमें जितनी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स आ गए,
ह्यूमन बॉडी भी आती है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ भी इसी में आती है, ये सब कंडक्टर है। और नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल व्हिच नॉट अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट इन इट दैट आर नोन एज इंसुलेटर। इसमें आएगा क्या? वुड आएगा, सूखी लकड़ी आएगी, प्लास्टिक आएगा, ग्लास आएगा, स्टोन आएगा, सिरामिक आएगा। एक आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ है नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें आपको याद रखना है जर्मेनियम और सिलिकॉन दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में काम करते हैं। यह जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंडक्टर बन जाते हैं, टेम्परेचर लो रहता है इंसुलेटर बने रहते हैं। इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 14 में अच्छी तरह सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ चार्ज तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट नंबर है प्रॉपर्टी एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी। सेकेंड नंबर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड नंबर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों को करके एक चीज क्लियर करते हैं। पहला नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर एडिटिविटी। एडिटिविटी को कैसे समझेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मान लो 5 पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखे गए। अब Q1 की वैल्यू सपोज करो 2 कूलम है, Q2 1 कूलम है, Q3 -5 कूलम है, Q4 जो है 3 कूलम है, Q5 जो है मान लेते हैं कि 6 कूलम है। अब हमको निकालना है इसमें टोटल चार्ज बॉडी पर कितना है। तो क्या करेंगे? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 Q5 करेंगे। अब आप समेशन करते हो तो अलजेब्रा यूज आपने किया ही है। अलजेब्रा में क्या होता है, जितने पॉजिटिव नंबर है उनको एक साथ, नेगेटिव नंबर एक साथ, यानी लाइक टर्म अनलाइक टर्म करते हैं। क्या 2 + 1 -5 + 3 + 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 12 -5 7 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या आया? 7 कहाँ से आया? ये आपने पॉजिटिव को एक साथ ऐड किया और नेगेटिव को एक साथ, फिर फाइनली आपने अलजेब्रिक सम कर दिया तो आपको कितना मिला? आपको मिला 7 कूलम चार्ज। तो एडिटिविटी में क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। किसका? सारे चार्ज का। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होते हैं? दो कैटेगरी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का पहले स्टेटमेंट जान लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant in any electrical process। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का मतलब हुआ, अभी आपने प्लास्टिक को बाल के ऊपर घिस के देखा था, रगड़ करके देखा था, चार्ज प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज और बाल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। ग्लास रॉड को आपने रेशम के ऊपर, सिल्क के ऊपर घिस के देखा था, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, बाल सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया था। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रोसेस। कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोसेस जब होता है उसमें टोटल चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वह सिस्टम बाकी चीजों से अलग, ठीक है, आइसोलेट हो, तो उस पर टोटल चार्ज जितना प्रोसेस के पहले होगा उतना ही प्रोसेस के बाद में होगा। आइए एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो प्लास्टिक लिया, इस पर कितना चार्ज? 0 चार्ज है। बाल है, इस पर 0 चार्ज है क्योंकि बाल आपका न्यूट्रल है, प्लास्टिक की कंघी भी न्यूट्रल है। लेकिन जब कंघी करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पाया गया है कि जितना चार्ज यहाँ नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिलता है। समेशन करने जाओगे तो आंसर यहाँ भी क्या मिलेगा? 0, क्योंकि यहाँ क्या होगा? 2 एंटी चार्ज प्रोड्यूस हुए। एंटी का मतलब एक पर प्लस एक पर माइनस। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया, या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट कब होगा? जब ऐसा होगा कि एक पर प्लस चार्ज जितना है उतना ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। those electrical process are possible in which two antiparticles are created or destroyed। वही इलेक्ट्रिकल प्रोसेस पॉसिबल होगा जिसमें दो एंटीपार्टिकल या तो बन रहे हैं या तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो यह भी एक स्टेटमेंट है इसका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो दो तरह से आप कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां देख लेते हैं, जगह है 3rd नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका भी स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। एवरी चार्ज फाउंड इन द नेचर, एवरी चार्ज फाउंड इन द नेचर, एवरी चार्ज फाउंड इन नेचर is always in the integral multiple of n of integral multiple of a fundamental charge। ये फंडामेंटल चार्ज क्या है? तो इस दिखाते हैं Q = n into E। n क्या है? इंटीग्रल नंबर, यानी नेचर में वही चार्ज होगा जो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा किसके? E के। E क्या है? E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी 1e 2e 3e 4e 5e के फॉर्म में चार्ज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 1/3e 2/3e 5/3e 4/3। ऐसा नहीं, फ्रैक्शन में e का मल्टीपल नहीं हो सकता। जो मल्टीपल होगा वो इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह का मल्टीपल में चार्ज नेचर में पॉसिबल हो सकता है। यानी जो भी चार्ज होगा वो e के कोफिशिएंट के फॉर्म में होगा। यहाँ से स्पष्ट हो गया e सबसे छोटा चार्ज है दुनिया में। नेचर में सबसे स्मॉल चार्ज क्या है? e। तो e को बोलते हैं बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, या ऐसा बोल सकते हो मिनिमम चार्ज इन द नेचर इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह आपको याद रखना है ये क्वांटाइजेशन, इस तरह आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने किया था क्वांटाइजेशन? फैराडे ने किया था। किसने दिया था? फैराडे ने। किसने दिया? मिलिकन ने। किसने दिया? मिलिकन ने दिया 1912 में। 1912 में समझ सकते हैं आप कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने कर दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर मिल्टन ने किसकी बात किया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात किया। फिर उसके बाद 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया और 1931 में न्यूटन की। यानी अब आप समझ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पुरानी कहानी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से लेट है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ओल्ड स्टोरी है, ठीक है, याद रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे कूलम्स लॉ की बात करेंगे फ्रेंड्स। कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों देखेंगे।
चलो कूलम्स लॉ सीख लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ, ठीक है, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। कूलम मेजर दैट क्या मेजर किया? द इलेक्ट्रिकल फोर्स acting between two point-like charge is proportional to product of both charges and inversely proportional to square of distance between them, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपका Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉइंट लाइक चार्ज है। अब आपको सवाल होगा ये पॉइंट लाइक चार्ज क्या होता है? ऐसी दो चार्ज बॉडी जिनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो, उसको पॉइंट लाइक चार्ज बोलते हैं। Q1 Q2 पॉइंट लाइक चार्ज है जिनकी डिस्टेंस मान लो r है, सपोज करो। यहाँ पे हम इधर को क्या लिखेंगे? Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल r²। इन दोनों को मिला देंगे, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। आगे बढ़ते हैं, F इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बाई r²। ये आपका हो गया फोर्स किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में। यहाँ पे K क्या है? K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। आप इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, K की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, K का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो K का फॉर्मूला क्या आएगा? F² Q1 Q2। K का डायमेंशन क्या आएगा? न्यूटन के लिए क्या आएगा? मीटर mL/-2। न्यूटन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/-2। r डिस्टेंस है तो क्या आएगा? r डिस्टेंस है क्या आएगा? L2। और नीचे चार्ज है तो क्या आएगा? AT। चार्ज का AT होता है Q1 Q2 है, स्क्वायर लगा दो mL/3P-, देखो यहाँ से -2 है, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये -2। तो आपका हो गया K का डायमेंशन फार्मूला। अब फॉर द सिंपलिसिटी K को हम लिखते हैं 1/4πε0। क्या लिखते हैं? K को लिखते हैं 1/4πε0, यानी K के प्लेस पर हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो ε0 क्या है? यहाँ पे ε0 को बोलते हैं हियर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो। तो ε0 की वैल्यू ली जाती है स्पेस के लिए, इसलिए ε0 लगा है। अब ε0 का मतलब फ्री स्पेस 8.8I4 10⁻⁻12। ये जो यूनिट है इसी को आप रिवर्स कर दो, कूलम पर ले लो, कूलम स्क्वायर नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की वैल्यू है। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ मीडियम लोगे आप, तो अगर मीडियम आप लेते हो तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। पहले फॉर्मूला ये रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। देखिए अगर आपने कोई मीडियम लिया तब क्या होगा? अगर आपने मीडियम लिया है तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? फॉर मीडियम, एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम है तो यह बन जाएगा 1/4πε Q1 Q2 r²। ε0 के प्लेस पे एप्सिलॉन का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं K। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को बोलते हैं
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है मीडियम का जो फोर्स है Fm है, स्पेस फ्री स्पेस में वैक्यूम में जो फोर्स है वो F है, उसको कैसे डिवाइड कर देना। ये फॉर्मूला बन गया F इन द मीडियम, F इन द Fm और F इन द स्पेस, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Fm इक्वल टू F बाई K, या एक रिलेशन है कि दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस था तो फोर्स F था। अगर कोई मीडियम वुड, पेपर, ग्लास, ऑयल, वाटर कुछ भी आ गया मीडियम, तो वहाँ पर फोर्स क्या होगा? हम उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से F को डिवाइड कर दो तो नया फोर्स निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स कूलम्ब्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। सपोज करो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पर चार्ज Q1 है, ये पॉइंट लाइक चार्ज है, और ये पॉइंट लाइक चार्ज Q2 है, बीच की डिस्टेंस R है, और ये आपका ओरिजिन है X, Y, Z। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ पोजीशन वेक्टर R2 है, तो इनको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा उसकी बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे F को Q1 Q2 अपॉन R², ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में ऐसे लिखा जाएगा F12 लिखा जाएगा या तो F21 लिखा जाएगा, क्योंकि वेक्टर में दो ही हो सकता है, फोर्स इनटू डायरेक्शन R12 है, यहाँ आएगा फोर्स इनटू डायरेक्शन R21 है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। इसको क्या बोलेंगे? द फोर्स एक्टिंग बाय Q2 चार्ज ऑन Q1, द फोर्स एक्टिंग बाय Q1 चार्ज ऑन Q2, ऐसा बोलेंगे। तो Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ पे R12 हेड है, और यहाँ पे आपका आएगा Q1 Q2 अपॉन R² R21 है। ये ध्यान रखना है, R12 R21 का अपोजिट होता है। क्या लिख सकते हैं? R12 के प्लेस पर R21 लिखना है तो माइनस लगा देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे स्पष्ट ये हुआ कि F12 जो है वो F21 के बराबर तो है, बट डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। वैल्यू दोनों की सेम है, डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। अब इनको हम शो करेंगे कि Q1 Q2 में अगर रिपल्सन है तो कैसा होगा। अगर रिपल्सन है तो इस तरह शो किया जाएगा, ये आपका Q1 है, आपका Q2 है, F12 यहाँ होगा और F21 यहाँ पे होगा, ठीक है। यह 1 2 को रिपेल कर रहा है, 2 1 को रिपेल कर रहा है, इस तरह क्या लिख देना? Q1 Q2 मोर देन 0। अगर दोनों लाइक चार्ज है, या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा, मल्टीप्लाई करने पर वो 0 से ज़्यादा ही वैल्यू देंगे, इसलिए इनको बोलते हैं लाइक चार्ज। तो ये रिपल्सन करेंगे। दूसरा केस बन जाता है इसमें अट्रैक्शन का। तो Q1 Q2 अगर लेस देन 0 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेंगे, इनको इस तरह दिखाया जाएगा। Q1 है और ये Q2 है, इनको इस तरह दिखाया जाएगा, अंदर की साइड दिखाया जाएगा। ये F12 और ये F2 दोनों डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, इनको बोलेंगे F12 F21, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो अट्रैक्शन होगा, और Q1 Q2 मोर देन 0 होगा तो रिपल्सन होगा। इस तरह वेक्टर फॉर्म में हम इनको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है R12 और R21 का मतलब भी जान लो। R12 यूनिट वेक्टर है, R12 हेड को ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2, पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, R से डिवाइड कर दो, या R21 है इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 अपन R से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करके हम आगे बढ़ेंगे फ्लक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो कि अगर कोई आपने सोर्स चार्ज कैपिटल Q रखा है, ये Q चार्ज क्या करेगा? आसपास एक इफेक्ट जनरेट करता है, उसमें दूसरा कोई भी चार्ज आप स्मॉल q लेके आते हो तो क्या करेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है
को अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से हटा दूं तब क्या होगा? तब भी उसका असर यहाँ रहेगा ना, प्रभाव रहेगा ना, इफेक्ट रहेगा ना। उसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह डिफाइन करेंगे, द effect of a charge in the space surrounding it is called electric field. The effect experience around a point charge, ब्रेकअप लिख सकते हो सोर्स चार्ज, in the space near it is called electric field. एक तो डिफरेंशियल हो गई, दूसरी the force acting on unit positive charge by point like charge, ब्रैकेट में सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर अगर हम फोर्स अप्लाई हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें थोड़ी कमी रह गई है, एट दैट पॉइंट where unit charge यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेस। अब परफेक्ट, जिस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है उस पॉइंट पर कितना फोर्स काम कर रहा है, वह फोर्स ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ? उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज रखा है। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फार्मूले की बात करते हैं। अगर मुझे निकालना है एफ आर, तो आप क्या बोलते हो? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हो? आप जरा ध्यान दीजिए। अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, एक्स वाई जेड। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज, ये आपका सोर्स पर ओरिजिन पर कैपिटल क्यू रखा है, पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज, और यहाँ हमने रखा है स्मॉल क्यू। ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये क्यू पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे आप। तो यहाँ से आप एक काम करो, ऐसे आप कर सकते हो, ये को नीचे लेके आओ स्मॉल क्यू को, तो इसको बोलेंगे ई आर। क्या बोलेंगे? ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड या फार अपॉन क्यू। तो क्या बचता है? क्यू अपॉन आर। इस क्यू को मैं जब के नीचे लाऊंगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला हो गया किसके लिए? वेक्टर के लिए। यहाँ पे आर हेड लगाना जरूरी हो गया, यहाँ भी आप आर हेड लगा, आर हेड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो आर हेड डायरेक्शन देता है इसकी फोर्स की, या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं E = k2 / r²। अगर इस पैरल में लिखना है तो यहाँ से क्या क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल गया k2 / r²। तो यूनिट क्या होगी?
ई की यूनिट क्या होगी बोलो? ई की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। इसी के यहाँ पे क्या है फोर्स अपान चार्ज न्यूटन पर कूलम। इसी को बोलेंगे वोल्ट पर मीटर। रिलेशन 2 में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम और एक होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ई का डायमेंशन क्या आएगा? फोर्स के लिए क्या होता है m l t-2, चार्ज के लिए होता है at। ऊपर ले जाएंगे कि m l t-3 a-1 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन और हो गया यूनिट। डिफिनेशन की बात कर लिया, फार्मूले की बात कर लिया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हम देख लेते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने स्मॉल क्यू बोला है, तो टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? टेस्ट चार्ज बिकम या टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। अब यूनिट पॉजिटिव के पीछे आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। आपको पता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ई, यानी टेस्ट चार्ज हमेशा ई से जितना होना चाहिए, ई से कम तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं होता। यानी ई होगा तो सबसे बेटर होगा, अगर ई नहीं है तो कम से कम 1 यूनिट तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हमारा टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा सोर्स चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा, और सोर्स चार्ज डिस्टर्ब होने का मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने और आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसा मत करना। आगे दूसरी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या लेंगे? द डायरेक्शन of electric field is always, या ऐसा लिख सकते हैं, is in the direction of force acting on test charge. Test charge मतलब यूनिट पॉजिटिव स्मॉल q by the source charge. सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली जाएगी। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल रियलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फिजिकल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी है। याद रखना, किसने बताया था? सबसे पहले फैराडे ने यह कंसेप्ट दिया था। एक पॉइंट और जल्दी से जान लेते हैं, ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं एक बार, फिर हम सोर्स की चिंता नहीं करते। सोर्स कहां से? अभी आप सीखो, आगे सीखोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो इस तरह दिखाएंगे, पैरेलल लाइन से। नॉन यूनिफॉर्म दिखाना है इस तरह दिखाएंगे। कहीं यहाँ सोर्स दिख रहा है? सोर्स का आता पता है? नहीं। याद रखना, सोर्स चार्ज की वरी नहीं करते, चिंता नहीं करते। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो जाए बस सोर्स चार्ज को भूल जाना। तो ये 4 मुद्दे हैं जो आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जल्दी जल्दी 4 पॉइंट देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको 4 पॉइंट बता दे रहा हूँ, याद रखना। पहला पॉइंट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी तो क्या होगा? उस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ? ये क्लोज लूप है। ये क्या है? क्लोज लूप। ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ऐसा कभी नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ओवर एट नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ओवर एट नेगेटिव चार्ज।
चौथा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ फील्ड कम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ध्यान से सीखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफिनेशन जान लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the number of field lines passing through a surface is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंपल डेफिनेशन है। फार्मूला बना लेते हैं। अब देखो, अगर कोई सरफेस का एरिया कम है या किसी सरफेस का एरिया ज्यादा है या किसी सरफेस का एरिया और ज्यादा है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप देखते रहे ना, यहाँ देखिए ज्यादा लाइन इस सरफेस से कनेक्टेड है, इससे कम और इससे सबसे कम, यानी एरिया बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स ए पर एरिया पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पर फील्ड ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा पास होगा, क्योंकि पीछे सिखाया है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, अगर नंबर लाइन ज्यादा है इसका मतलब वहां पे फील्ड ज्यादा है। इन दोनों बातों को मिला दो तो हम बोलते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ए। याद रखना, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फाई इक्वल टू आएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा मैंने क्यों लिया? थीटा मैंने इसलिए लिया कि थीटा पर डिपेंड करता है। कोई सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर अरेंज है तो थीटा कम ज्यादा होने पर फील्ड लाइन कम ज्यादा हो सकती है, कॉमन सेंस होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें एक सरफेस मैंने रख दिया और एक सरफेस मैंने ऐसे रख दिया। देखो दोनों से लाइन की जो संख्या है कम ज्यादा कनेक्ट है, यानी कहने का मतलब अगर किसी एंगल पर कोई है सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो ये फ्लक्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स का फार्मूला हमारा मिला E A cos थीटा। ठीक है, यह हो गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस आपका रेगुलर सरफेस है, यानी कि उसका जो एरिया है वो प्लेनर है, जैसे कोई दीवार होती है, आपको एक बोर्ड दिख रहा है। लेकिन ऐसी कोई सरफेस हो जो इरेगुलर शेप में हो, इरेगुलर शेप में, तो वहां पर क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एलिमेंट इमेजिन करने पड़ेंगे। वहां पर हम निकालेंगे पहले के लिए अलग, दूसरे के अलग, तीसरे का अलग। E1 आएगा आपका, सॉरी phi1 आपका आएगा E1 डॉट dA1, phi2 आएगा E2 डॉट dA2। अलग अलग सरफेस एलिमेंट है, अलग अलग सरफेस एरिया होगा और अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में phi3 लेंगे E3 डॉट dA3 इस रेगुलर सरफेस के लिए। ऐसे n एलिमेंट होंगे तो सबका अगर जोड़ करने जाओगे तो आएगा n, यहाँ आएगा EI डॉट dA इस तरह। और यहाँ समेशन लगा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा phi इंटीग्रेशन E डॉट dA। एक नई डिफिनेशन दे दो, फ्लक्स क्या है? द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गिवन सरफेस, यानी सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। एक डिफिनेशन आपकी मैंने पहले दिया था, एक दूसरा डिफिनेशन। यूनिट की बात कर लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। फाइनली क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी को हम अलग ढंग से भी बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। लेसन 2 में सीखेंगे। तो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। फ्लक्स का डायमेंशन क्या आएगा, फ्लक्स का डायमेंशन देखिए न्यूटन का आएगा m/2, मीटर स्क्वायर है L2 और नीचे है आपका कूलम तो 80, कूलम फाइनल m/3 T-3 A-1। ये आपका फ्लक्स का डायमेंशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का हिट टॉपिक है गासेस लॉ। आइए देख लेते हैं गासेस लॉ क्या है। गासेस लॉ क्या है, गासेस लॉ गासेस लॉ, ठीक है। गासेस लॉ क्या है, लॉ याद रखना E डॉट dA या ds क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू 5 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लॉ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास पॉइंट लाइक चार्ज है, उसको लेकर के हमने r रेडियस का हमने क्या कर दिया, एक सेल खींच दिया। r q चार्ज सेंटर है, r रेडियस का सेल खींच दिया। यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट आएगा, उस सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर ds बाहर की तरफ होगा। और आपको पता है कि पॉइंट लाइक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट हम इसके ऊपर इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आपने फुटबॉल देखा होगा, अलग अलग डिस्क अलग अलग एलिमेंट को हम एक करेंगे, पूरा आपका सेल बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एलएचएस लेके चलेंगे। E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन। E आपका यहाँ से E क्या आएगा, बोलो। पहले डॉट की बात कर लेते हैं, इसको बोलेंगे E ds cos 0। देखो दोनों की एंगल क्या है, E और ds में एंगल 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ आपका आएगा E ds अंदर रख लो, cos 0 1 हो जाएगा। E कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो E क्या होगा, kq या ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट kq बाई r स्क्वायर। तो चार्ज q है अपॉन r स्क्वायर। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इस समय सिखाया था पॉइंट लाइन चार्ज का फार्मूला होता है E kq बाई r स्क्वायर। तो k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया होगा। ds टोटल इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, पूरा एरिया क्या है, सेल है ना, स्फेरिकल सेल, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फुल एंड फाइनल अगर देखा जाए तो क्या मिला हमको मिला E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन को मिला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना है। तीसरा गासेस लॉ प्रूफ कर सकते हो। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट जान लो। पहली बात, जिस सरफेस को हम इमेजिन करते हैं फील्ड निकालने के लिए, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट, गॉसियन सरफेस किसी भी साइज किसी भी शेप की हो सकती है। तीसरा पॉइंट, फ्लक्स होता है सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस के साइज शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। बस इतना ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ये जो राइट साइड लॉ में क्यू आता है, यह क्या है, गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ चार्ज है। सरफेस के बाहर वाला चार्ज इसमें काउंट नहीं होगा। एक पॉइंट और याद रखना, ई जो है वह इफेक्ट है। चार्ज कोई बाहर है, चार्ज कोई सरफेस के अंदर है, सभी चार्ज मिल करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रिजल्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो ई में सभी चार्ज शामिल हैं, स्मॉल क्यू में केवल अंदर कवर्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो कवर्ड चार्ज है वह इंक्लूड होता है, बाकी चार्ज नहीं लिया जाएगा।
अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव तो आपको प्लस माइनस करके उसका एल्जेब्रिक सम कर लेना है। इन बातों को ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गॉसियन सरफेस का, गॉसियन लॉ का, गासेस लॉ का यूज करके हम किसी लॉन्ग वायर, किसी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। मान लो आपको कोई वायर दिया हुआ है, इससे कोई जो वायर है इस पर चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट। तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए पहले क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस का इमेजिन करो कि वायर है, इसके चारों तरफ देखोगे तो एक सर्कुलर, और अगर पूरे वायर के चारों तरफ देखोगे, मान लो एल लेंथ का वायर हमने इमेजिन किया है, एक सिलेंडर चलेगा। इस तरह एक सिलिंड्रिकल सरफेस का हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल सरफेस है। ऐसी सरफेस है सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और उसका एक कर्व सरफेस। एल लेंथ का हमने क्या लिया है? कैपिटल एल लेंथ का हमने क्या लिया है? सिलेंडर लिया है। वायर तो बहुत बड़ा है, उस पर चार्ज रखा हुआ है। याद रखना, यहाँ पर एल लेंथ अगर हमने लिया है तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या आएगा? क्यू अपॉन एल। क्यू के प्लेस पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। इसको याद रखना, ये हो गया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बहुत जरूरी होता है वायर का फील्ड निकालने के लिए। मान लो मैं आज स्टेज पर निकालना चाहता हूँ फील्ड, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज को जैसे आए हैं, फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और आपको मालूम है अगर मैं यहाँ सरफेस एलिमेंट लेता हूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों देखो एक ही तरफ होंगे। बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है इस क्रॉस सेक्शन पर, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया जो है उसके 90 डिग्री पर है। यहाँ देखिए सरफेस एलिमेंट कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है? 90 डिग्री पर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे 90 बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन में देखो 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो गाउस लॉ की बात अगर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्या करेंगे? E डॉट ds निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लगाएंगे। E को तोड़ दो, E डॉट ds। ठीक है, पहली सरफेस के लिए E डॉट ds, दूसरी सरफेस के लिए E डॉट ds, तीसरी सरफेस के लिए राइट साइड q अपॉन q क्या है? लैम्डा है। ये लैम्डा ये पहले से लिख के रखो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है? 90, यहाँ क्या है? 90। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? ये आपका ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। तो 1 2 क्या हो जाएगा? ये डॉट ds ds cos 90 0, ds cos 90 0, ये 0 0 फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है E डॉट ds को ब्रेक करोगे तो E ds cos थीटा आएगा। थीटा यहाँ पर 90 है, यहाँ भी 90 है, तो 1 और 2 का खेल खत्म। बचा यहाँ पर देखो E ds तीसरे नंबर पर 0 है, तो E ds cos 0 लिखेंगे, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे ऐसा मिलेगा, ई बाहर निकाल दो, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या है? ds मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस 2 पाई r h। यहाँ पे लेंथ कितनी है? l, तो क्या लिखेंगे? E इनटू 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन तो फुल एंड फाइनल क्या मिला है? 2 पाई r नीचे जाएगा, E इक्वल टू मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। यही बन गया। इसको हम ठीक कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बन जाएगा k, और 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई r। अगर आपको वेक्टर लगाना है, वेक्टर लगाओ बिंदास, यहाँ r है बस हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ज शीट दिया हो तब कैसे निकालेंगे। अगर कोई चार्ज शीट हमारे पास है, अगर कोई चार्ज शीट है तब कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने कोई चार्ज शीट ले लिया, ठीक है, ये चार्ज शीट है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। इस
इससे आपको आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं फील्ड निकालना है आगे पीछे। तो देखो अगर यहाँ पर हम आगे पीछे बात करते हैं प्लेन के आगे पीछे, तो हमको यहाँ देखोगे एक सर्कुलर बनेगा, यहाँ भी एक सर्कुलर बनेगा, कहने का मतलब एक सिलेंडर यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन यार इतना ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इसको प्लेन को आर पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, भले प्लेन है लेकिन प्लेन के आगे दीवार है, दीवार के आगे पीछे देखना है मुझे। एक पी पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आर डिस्टेंस पर, एक पी पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, इसको पी डैश बोल देंगे, पी बोल देंगे। यहाँ जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लेन के बाहर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर तरफ मिलेगा, यहाँ भी बाहर तरफ मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन इस सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा, बट इसका एरिया एलिमेंट क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ds। बट यहाँ ds कैसा जाएगा, पैरेलल में। यहाँ ds कैसा जाएगा, पैरेलल में। इसको 1 नंबर बोल दो, इसको 2 नंबर बोल दो। और यहाँ पर सरफेस एलिमेंट बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह जाएगा, यानी यहाँ पे 90 मिलेगा। तो यहाँ भी सेम चीज लगाएंगे, E डॉट ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds तीन पार्ट में ब्रेक कर दो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, E ds, ठीक है, 1 नंबर, E ds 2 नंबर और E ds 3 नंबर। क्यों क्या आएगा यहाँ पे, अब इस दीवार है जिसका सरफेस चार्ज सिग्मा Q अपॉन एरिया, सिग्मा लेके चलेंगे। यहाँ देखिए सिग्मा इंटू ए मिलेगा, कितना मिलेगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि इससे कितना चार्ज कवर्ड है, क्रॉस सेक्शन जितना होगा उतना ही चार्ज कवर्ड होगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना दीवार को ये आर पार करेगा सिलेंडर, उतना ही तो चार्ज इसमें इंक्लूड होगा, बाकी चार्ज थोड़ा ना इंक्लूड होगा सिलेंडर में। तो क्रॉस सेक्शन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 और 2 ये दोनों 0 0 डिग्री है, यहाँ मिलेगा E ds आपका मिला 1 और 2 सेम है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डबल E ds, ठीक है, cos 0 और ये क्या हो जाएगा 0। 1 और 2 दोनों सेम थे, E ds cos 0 यहाँ भी, E ds cos 0 यहाँ भी, 2 E ds cos 0 लिख दिया और cos 0 1 हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दीजिए, E बाहर करो तो 2E और यहाँ आएगा आपका क्या, ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एरिया A, जो कि मैंने पहले से क्रॉस सेक्शन A लेके रख लिया है। क्रॉस सेक्शन कितना है, A। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू A, क्योंकि इसका एरिया क्या आएगा, A। ds का इंटीग्रेशन ये ds, एरिया क्या आएगा, A, तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल, E क्या है आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E आया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पूरा हो गया शीट का। अगर शीट के एक तरफ फील्ड निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको 2 शीट दी गई होगी तब क्या करोगे, अगर कहीं 2 शीट दिया है तब क्या करोगे, तो चर्चा कर लेते हैं। अगर 2 शीट दिया है, इस तरह एक पॉजिटिव सिग्मा है, एक नेगेटिव सिग्मा है, तो दोनों का फील्ड अंदर जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। लेकिन अगर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस से माइनस तरफ है, और E2 जो है वो भी देख लो, ये भी माइनस है, इधर ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को देखो डायरेक्शन से मैं जोड़ेंगे तो हाफ मिलके 1 हो जाएगा, अंदर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर दोनों ऐसे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बाहर फील्ड 0 रहेगा। लेकिन अगर दोनों सेम सिग्मा है तो अंदर ही क्या होगा, 0, और बाहर क्या होगा, डबल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये केस था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम सेल की बात कर लेते हैं। अगर सेल है तब फील्ड कितना होगा, कोई चार्ज सेल है उसका फील्ड कैसे फाइंड करोगे। चार्ज सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल।
ठीक है, पहला पॉइंट आउटसाइड, पहले आउटसाइड ले लेते हैं। आर मोर देन आर, एक सेल लिया हमने, इस पर चार्ज रखा है, मान लो क्यू चार्ज रख दिया, रेडियस कैपिटल आर है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे स्मॉल आर रेडियस। तो यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे, E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दो, इस गॉसियन सरफेस के कितना चार्ज कवर है, पूरे सेल का चार्ज कवर है जो कि q है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ, और इस गॉसियन सरफेस पर सरफेस एलिमेंट कहाँ होगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों क्या करेंगे, ds cos 0 e ds करके यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds का मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, कुल एरिया कितना है, ऐसे तमाम एलिमेंट आएंगे ना सर, 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल e 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग कर दो q बाई r स्क्वायर अलग कर दो, क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या, k q बाई r स्क्वायर बना कि नहीं। यानी अगर r मोर देन r है, आउटसाइड किसी पॉइंट पर निकालना है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट लाइक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फील्ड फार्मूला आता है चार्ज सेल के लिए, ठीक है, k q बाई r स्क्वायर। दूसरी बात कर लेते हैं इनसाइड। अगर इनसाइड कोई पॉइंट हमने लिया r लेस देन r, तब क्या होगा, ये आपका सेल है, चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज रखा है, आपको यहाँ पर ये रेडियस r है, आपको अंदर यहाँ p पॉइंट पर निकालना है r डिस्टेंस पर। हमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे। अब देखिए गॉसियन सरफेस सेल के अंदर आ रहा है, इससे कोई चार्ज कवर्ड ही नहीं है, राइट बार रखना e into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या आएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोई चार्ज कवर्ड ही नहीं है। e कितना आएगा, नीचे जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, इनसाइड कोई फील्ड नहीं होता। एक तीसरा केस है सरफेस पर, क्या होगा, सरफेस पर r इक्वल टू कैपिटल R, यही जो फार्मूला है इसी में e इक्वल टू आपको चेंज कर देना है, k q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया सरफेस के लिए। तो ये इनसाइड, ये आउटसाइड और ये सरफेस पर फार्मूला हो गया। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसका एक ग्राफ भी होता है। अपनी ग्राफ की बात कर लेते हैं। पॉइंट लाइक चार्ज सेल का चार्ज सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट लाइक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम दिखा है आउटसाइड में। मान लो मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ और यहाँ डिस्टेंस है, तो देखो आपने क्या देखा, अगर हम r इक्वल टू r की बात करें तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, लेकिन r पर सरफेस पर मैक्सिमम फील्ड था, और उसके बाद फील्ड क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो लिखेंगे r, ये हो गया क्या, ये हुआ यहाँ पे e 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है, घट रहा है। और यहाँ e क्या है, इसके पास e क्या है 0, और ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी सरफेस पर मैक्सिमम मिलेगा और सरफेस के पहले 0 मिलेगा, सरफेस के आगे जाओगे फील्ड लगातार कम होगा। ये हो गया चार्ज सेल है तो उसका फील्ड कितना होगा अंदर बाहर सरफेस पर। फ्रेंड्स मैंने लेसन नंबर 1 शॉर्ट में रिवीजन करने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, आपको पसंद आए फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो तब तक जय हिंद, जय भारत।